हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है सेकेंड लेक्चर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो इस चैप्टर में हमने मैटर के तीनों भी स्टेट के बारे में पढ़ लिया था। उनके बीच में के डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखो, इसके नाम से ही पता चल जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। अब दो मॉलिक्यूल्स यानी जब दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, कंसीडर ये ए एक मॉलिक्यूल है, बी ये एक दूसरा एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस है ए और बी के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में की फोर्सेस, इन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। These are called as intermolecular forces. अब A और B के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में यहां पे ये लिखता हूं, फर्स्ट पॉइंट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस may be attractive और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में का ये इंटरेक्शन, या फिर रिपल्शन भी हो सकता है। अब देखो, अट्रैक्शन कैसे होगा? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो कैसे होगा? तो वहां पे कुछ तो भी वहां पे इंड्यूस्ड चार्ज रहेगा या फिर चार्ज स्पीसीज रहेगी, जिनके बीच में क्या हो सकता है? अट्रैक्शन हो सकता है। अपोजिट चार्जेस अगर वहां पे रहेंगे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो 100% अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जब अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर लाइक चार्जेस होंगे, तो 100% वहां पे कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? तो रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी क्या? तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में का इंटरैक्शन, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। अब देखो, अब सेकेंड पॉइंट ध्यान रखो। अब हम बात करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में, अट्रैक्शन के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर attractive forces decreases with increase in distance, with increase in distance। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है दोनों के बीच में का अट्रैक्शन, ये डिक्रीज होता है, बोलते हैं जैसे हम उनको एक में एक से दूर खींचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ए और बी मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये बी एक मॉलिक्यूल है। अब देखो, इनके बीच में का डिस्टेंस कम है, तो इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। और अगर ए और बी ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, इनमें डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, यानी मॉडरेट अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। ओके, और अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है,
डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो यहां पे absence of attractive इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। और हम ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेट क्या होगी। अब आप सभी को पता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, अगर किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस रह गए तो वो उनका जो शेप होता है वो रिजिड होता है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो समझ जाना उस मॉलिक्यूल की स्टेट ये सॉलिड स्टेट रहेगी। अगर मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ मॉडरेट अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर होंगे, यानी सॉलिड से थोड़े से कम होंगे, उनका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो समझ जाना कि ये जो स्टेट है ये कौन सी स्टेट में रहेगा, ये मॉलिक्यूल की स्टेट रहेगी लिक्विड स्टेट। इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ये निग्लिजिबल है, ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, तो समझ जाना कि उसकी स्टेट कौन सी है, तो उसकी स्टेट होगी गैसियस स्टेट। उसकी स्टेट होगी गैसियस स्टेट। यानी ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये डिसाइड करते हैं कि आपके मैटर का स्टेट कौन सा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, डिस्टेंस निग्लिजिबल, सॉलिड स्टेट। डिस्टेंस बढ़ गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिड्यूस हो गए, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो उसकी स्टेट क्या होगी, लिक्विड स्टेट। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये अब्सेंट ही हो गए तो समझ जाना कि उस मैटर की स्टेट ये गैसियस स्टेट रहती है। तो इस तरह से आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर से स्टेट को डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको आप आपकी बुक में नोट डाउन कर लीजिए, और हमेशा याद रखना है ये जो ए और बी मॉलिक्यूल्स है, ये और बी मॉलिक्यूल्स हमेशा नेबरिंग मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम, नहीं तो एक मॉलिक्यूल जम्मू कश्मीर में, एक मॉलिक्यूल केरला में, ऐसा अगर होता होगा और उनके बीच में आप अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं देखते, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम नहीं देखते हैं, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ही बीच में के हम ये फोर्सेस का स्टडी करते हैं। तो यहां पे एक और चीज लिख लेना, ए एंड बी आर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, आर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट। सो देखो बच्चों, अब हमने देख लिया था कि वी कैन कंक्लूड, we can conclude states from intermolecular forces। किसी भी मैटर का अगर हमको स्टेट डिसाइड करना है वो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से डिसाइड कर सकते हैं, हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज such as melting point, boiling point, उसके बाद सोल्यूबिलिटी, वेपर प्रेशर, can be studied, can be studied by using intermolecular forces of attraction।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन से हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अब ये सब आपको पता है, सोल्युबिलिटी हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, ईटीसी। ओके, अब देखो फिफ्थ पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ 5 टाइप। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये टोटल 5 टाइप के। ओके, अब ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस कौन से टाइप के हैं? तो पहला टाइप देखो, इसमें कौन सा टाइप है? पहला टाइप है इसमें डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन। Okay, this is the first type. Second is ion dipole interaction. B is ion dipole interaction. Third one is ion, sorry, third one is dipole, dipole induce, induce dipole interaction. Fourth one D is London forces, London forces or van der Waal forces of attraction, or van der Waal forces of attraction, van der Waal forces of attraction. And fifth one is E, fifth one is hydrogen bonding, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतने टाइप के जो इंटरेक्शंस है, इतने टाइप के इंटरेक्शंस का हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में, और सभी के सभी इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिसाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका स्टडी हमको दिया हुआ है। तो ये अगर हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करना होगा तो ये जो फोर्सेस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हमें समझ में आनी चाहिए। तो इस लेक्चर में हम पहले दो इंटरेक्शन का स्टडी करेंगे और बाकी बचे हुए 3 इंटरेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए एज योर क्लास नोट्स आपके नोटबुक में, और हम स्टार्ट करेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंटरेक्शंस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ जो इंटरेक्शंस है अट्रैक्शन के, ये इंटरेक्शंस हमको पढ़ने के लिए दो कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो आपको जो पता होना चाहिए वो है, फर्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने इसका स्टडी 10th स्टैंडर्ड में भी किया होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये कंसेप्ट आपको बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी क्या। it is a tendency of an element to attract pair of electrons towards itself, pair of electrons towards itself is called as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर आपको किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की। दैट इज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल ऑफ 118 एलिमेंट्स। ओके, दूसरा जो कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एग्जैक्टली अपोजिट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम किसको कहेंगे? इट इज tendency of an element to donate electrons. It's called as electropositivity. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहेंगे। अब देखो, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें एग्जांपल, तो ऑल मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 are इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 सोडियम, पोटेशियम, एटीसी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। इनकी टेंडेंसी है किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो किसी से अगर लेने वाले हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर किसी को देने वाले हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके मूवमेंट्स के ऊपर से आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर आने वाले चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये मैं चीज क्या बोल रहा हूं ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सीरीज लर्न करनी है। देखो, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन के बाद अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज नियरली इलेक्ट्रोनेगेटिव, more electronegative than chlorine. Chlorine is more electronegative than bromine. Bromine is more electronegative than iodine. Iodine is more electronegative than carbon. Carbon is more electronegative than hydrogen. इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज को आपको लर्न करना होगा। अब इस सीरीज में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, bromine is more electronegative than iodine, iodine is more electronegative than carbon, and carbon is more electronegative than hydrogen. अब इसको अगर आपको याद रखना होगा तो देखो मैं इसको किस तरह से याद रखता हूं। फोंकल ब्रिज, फोंकल ब्रिज, देखो फोंकल ब्रिज, फोंकल ब्रिज। आपको मेरे पीछे अगर आप इसको रिपीट करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दिस इज फोंकल ब्रिज। फोंकल यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रिज ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होते हैं, मेटल्स ऑल टाइम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपको उस मॉलिक्यूल्स में जनरेट होने वाले चार्जेस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको आपको लर्न करना पड़ेगा और यह समझना होगा निगेटिविटी में यानी इलेक्ट्रॉन देना, देना यानी सिर्फ मूवमेंट होना इलेक्ट्रॉन्स की, शेयर नहीं होना। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वो किसी और को दे रहा है, इसका मतलब यानी उसके तरफ वो मूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी उसके तरफ से वो मूव हो रहे हैं, उसकी टेंडेंसी की वजह से वो उसके तरफ आ रहे हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। अगर एलिमेंट के तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एलिमेंट से अगर दूर जा रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कंप्लीट ट्रांसफर के केस में नहीं आते हैं, ओनली वहां पे मूवमेंट होता है। अब देखो ये मूवमेंट किस तरह से होता है, क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए,
इनको आपके नोटबुक में, इन बेसिक डेफिनेशंस को आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए। देखो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, अब आपको यह बताना चाहिए जब भी कोई दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है, इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना हुआ है। ओके, अब यहां पे देखो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, इसके वजह से इसकी जो टेंडेंसी है इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की, ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा होने के वजह से फ्लोरीन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ मूव करता है, अपने डायरेक्शन में। अपने डायरेक्शन में जो मूव करता है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में होने चाहिए ये थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं फ्लोरीन की तरफ। अब देखो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसका मतलब इसके ऊपर आने वाला चार्ज ये निगेटिव चार्ज है। इट इज गिवन बाय पार्शियल निगेटिव चार्ज, दिस साइन स्टैंड्स फॉर डेल, पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ आ गए, इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन से तो दूर चले गए, दूर चले गए, इसकी वजह से इस पे ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, जस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ, हम या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो यहां पे देखो ये जो फ्लोरीन है इसके ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया, दिस इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी डोनेट कर रहा है, तो ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HCl। अब HCl में मैं कंसीडर करता हूं कोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे देखो, अब क्लोरीन, देखो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, फुंकल ब्रिज, इससे हमको सब पता चल जाता है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ये क्लोरीन की तरफ हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग अगर ये क्लोरीन की तरफ हो रहा है, एज इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इट विल गेट इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ शिफ्ट हो गए, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल निगेटिव चार्ज आएगा। और इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए, इसकी वजह से इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो ये क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, इस ये हो गया आपका इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये हो गया आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, दिस विल बिकम योर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो यहां पे जिस तरह से मैं यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव साइन लगा रहा हूं, इस तरह साइन आपको लगाते आनी चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पढ़ते आना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पढ़ते आना चाहिए। अगर आपको ये साइन समझ जाएंगे तो आपको इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं मैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं HBr का, फिर से ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। देखो ब्रोमीन is more electronegative than iodine, iodine is more electronegative than carbon, and carbon is more electronegative than hydrogen। यानी ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसके वजह से इसके ऊपर डेल निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज। ब्रोमीन यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स अगर आपको पहचानते आते होगे तो इंटरएक्शन आपको विद इन अ सेकंड या फिर विद इन अ मिनट समझ में आ जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल की तरफ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl। अब देखो इस कार्बन को ये Cl लगा है और हमको पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। अगर क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसके ऊपर डेल निगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इट विल बिकम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट।
and it will become your electropositive element. It will become your electropositive element. तो आपको हर एक एलिमेंट्स के बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। डिफरेंस समझ में आने के लिए आपको ये जो मैंने बताया, तो ये मेनोमिक्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फोंकल ब्रिज, फोंकल ब्रिज, fluorine is more electronegative than oxygen, oxygen is more electronegative than nitrogen, nitrogen is more electronegative than chlorine, chlorine is more electronegative than bromine, bromine is more electronegative than iodine, iodine is more electronegative than carbon, carbon is more electronegative than हाइड्रोजन। जब तक आप इन मेनोमिक्स को ध्यान में रखोगे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स पहचानते नहीं आएंगे, और जब तक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स पहचानते नहीं आएंगे आपको ये इंटरेक्शन समझने में डिफिकल्टी फेस होंगी। तो देखो, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इनमें के आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पहचान के लाना है आपको। CH3F एग्जाम्पल, CH3NH2 एग्जाम्पल, CH3OH। ओके, तो इन एलिमेंट्स में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को पहचानना होगा। अगर आप इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को पहचान सकते हो तो बहुत ही जल्दी आपको ये जो इंटरैक्शंस है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। लेकिन अगर आप ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आपको इंटरैक्शन समझने में भी डिफिकल्टी जा सकती है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोक देता हूं, इंटरैक्शन हम हमारे अगले लेक्चर में लेंगे। लेकिन आप जब तक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को नहीं पहचानोगे तब तक आपको इंटरैक्शन नहीं आएंगे, और इनको पहचानने के लिए आपको ये मेनोमिक्स ध्यान में रखना पड़ेगा। फोंकल ब्रिज, fluorine is more electronegative than oxygen, oxygen is more electronegative than nitrogen, nitrogen is more electronegative than chlorine, bromine, iodine, carbon and हाइड्रोजन। इस तरह से ये आपको याद होना चाहिए, यानी होना चाहिए। जब तक आप ये याद नहीं करोगे तब तक आपको इंटरेक्शन समझ में नहीं आएगी। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे मैं ये कंक्लूड करके चलूंगा कि आपने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज लर्न कर ली है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये आपने लर्न कर लिए, होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया है। ऐसा समझ के मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ने के बाद हम इंटरेक्शंस देखेंगे पांचों भी टाइप के। ओके, सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।